उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 9 सीटों को लेकर तो स्थिति स्पष्ट है, लेकिन 10वीं सीट पर सस्पेंस कायम है। समाजवादी पार्टी के यूपीए गठबंधन से लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस सीट पर काबिज होना चाहते हैं। अब देखना यह है कि कौन इस सीट को हासिल करने में कामयाब होता है। चुनावी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए के सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया है। उन्होंने एनडीए के सभी विधायक रात 8 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री के डिनर में शामिल होंगे। इस बीच राजा भैया ने बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। योगी के डिनर के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि गायत्री प्रजापति की पत्नी और बसपा से नाराज बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे भी एनडीए को वोट देंगे। आइए आपको बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए में आखिर क्या समीकरण बन रहे हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव से पहले अब यहां पर आज डिनर पॉलिटिक्स सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रशांत। राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की डिनर पॉलिटिक्स 8वीं सीट के लिए एनडीए में आखिर क्या समीकरण बैठ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए काजल जी, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए विधायकों के साथ ही एनडीए गठबंधन में शामिल जो अन्य दल हैं उनके विधायकों को 8 बजे लोक भवन में डिनर का कार्यक्रम रखा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कल होने वाली राज्यसभा सीटों के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान सभी की शिष्टाचार भेंट भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एनडीए सहयोगी संगठनों के साथ आज यहाँ मुलाकात भी करेंगे और एक बार विस्तार से चर्चा होगी। हालांकि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही एनडीए में शामिल तमाम जो दल हैं या अपने स्वयं के पार्टी के विधायक हैं उनके साथ मंत्रणा की थी और इसके साथ ही उन्हें कल राज्यसभा में किस प्रकार से मतदान करना है इसको लेकर भी प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के दौरान यह भी समझाया गया है कि किस तरीके से प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता के आधार पर प्रत्याशियों को यहाँ पर जो है मजबूती देनी है, इस विषय में भी बताया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी जो 8 राज्यसभा के प्रत्याशी हैं वह भी मौजूद रहे और शाम को डिनर में भी वो सभी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। हालांकि जिस तरीके से राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पर एक कयास लगाया जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन देर शाम आते आते राजा भैया ने अपनी पार्टी को साफ तौर से एनडीए में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, तो ये 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो राह है बड़ी कठिन हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शाम को डिनर पार्टी में शामिल हो रहे विधायकों से आज मुलाकात भी करेंगे। हालांकि जिस तरीके से कुछ अभी नजदीकियां हैं कि जो समाजवादी पार्टी के सदस्य लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधे हुए हैं, जिसमें एक बात और निकल कर आ रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी नाराज चल रही है समाजवादी पार्टी से, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकती हैं, तो ऐसे कुछ वोटों में सेंधमारी हो सकती है। मैं कुछ आंकड़े हैं उसको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 252 विधायक हैं। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में शामिल यहाँ अपना दल यानी कि अपना दल सोनेलाल पटेल पार्टी और इसके साथ ही एसबीएसपी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और इसके साथ ही निषाद पार्टी, इनके पास भी विधायक, जिसमें अपना दल के पास 13 एमएलए हैं, निषाद पार्टी के पास 6 एमएलए हैं, एसबीएसपी के पास 6 एमएलए हैं। इसके साथ ही जो अब आंकड़ा और बढ़ गया है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2 एमएलए बढ़ गए हैं। अब कुल वोटों की संख्या हो गई है 259। तो ऐसे में अभी भी भारतीय जनता पार्टी को करीब 17 वोटों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो वह 17 वोटों की लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन करने में लगी हुई, किस तरीके से 17 वोटों को पूरा किया जाए या प्रथम वरीयता या द्वितीय वरीयता के आधार पर अगर यहाँ पर उनके प्रत्याशियों को मजबूती मिलती है तो उसमें भी जीत भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें प्रत्याशी की कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी उतारे हैं, उनके पास 111 विधायक हैं
उसको लेकर भी जो जीत का आंकड़ा है हालांकि फिट बैठ रहा है, लेकिन जीतने के लिए 2 वोटों की और आवश्यकता समाजवादी पार्टी को होती है। प्रथम और द्वितीय वरीयता में उनका क्रमांक फंसता है तो, लेकिन यहीं पर आरएलडी की विधायकों की संख्या देखी जाए, 9 विधायक आरएलडी के पास हैं। अभी हालांकि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने को लेकर कोई सहमति या कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन फिर भी आरएलडी के 9 विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज सुबह लोक भवन में शिष्टाचार मुलाकात की थी। माना जा रहा है शाम को आरएलडी के विधायक भी आज एनडीए के भोज में शामिल होंगे। तो 17 में से 9 ये जो वोट मिलेंगे उसमें से अभी भी ये माना जा रहा है कि 6 वोटों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को और पड़ सकती है। तो ये जो आंकड़े हैं वो निकलकर ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंधमारी निश्चित है, जिसमें से एक बात अभी निकल कर आई है। पल्लवी पटेल ने भी अपना अभी पत्ता नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि देर शाम बताएंगे कि क्या फैसला होगा। यह भी माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल अपनी माता को लेकर यहाँ पर टिकट की मांग कर रही थी, उन्हें राज्यसभा भेजा जाए या लोकसभा का टिकट दिया जाए। तो ये शाम को तय होगा। अखिलेश यादव से उनकी अंदरूनी तौर पर बातें चल रही हैं। अगर उनकी मां यानी जो अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल हैं, उनको यदि लोकसभा का टिकट समाजवादी पार्टी देती है तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी को वोट देंगी, नहीं तो समाजवादी पार्टी से 2 वोट और कट रहे हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के पास 109 विधायक बचेंगे। तो 2 विधायक जहां कम हो रहे हैं वही क्रम वरीयता के आधार पर भी विधायकों को चाहिए था, 2 विधायक की आवश्यकता थी। तो ऐसे में 4 सदस्यों की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को पड़ेगी। हालांकि 2 की बात की जाए तो 2 कांग्रेस पूर्ति कर सकती है, लेकिन जीत के आंकड़े से भी दूर है कि कहीं भी कोई भी क्रॉस वोटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी में सेंध करने में लगी हुई है और यह भी माना जा रहा है कि जो एक विधायक जो रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के बहुत करीबी है, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं अमेठी से, वह भी जो है क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं राजा भैया के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए राह बड़ी कठिन है। और शाम का जो रात्रि भोज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 8 बजे दिया है, उसमें हालांकि विपक्षी खेमे के लोग शामिल तो नहीं हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, लेकिन खुलकर कुछ विधायक भी आने की संभावना है कि वह लोग इस भोज में शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो पार्टी का व्हीप होता है उसके आधार पर वोट करना होता है, लेकिन वोट एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, स्वतंत्र होकर वोट कोई भी सदस्य किसी भी प्रत्याशी को कर सकता है। तो ऐसे में कोई मनाही नहीं होगी। हालांकि यह जरूर तय होता है जिस पार्टी का जो प्रत्याशी होता है और जो वोटर होता है वह अपने एजेंट को वोट दिखाता है। अगर वो वोट अपने एजेंट को नहीं दिखाता तो अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो इन बातों को लेकर भी यहाँ सहमति अगर पार्टी अपने स्तर पर बनाती है तो समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है। नहीं, यह जो भोज है शायद यह भी आना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे 8 के 8 प्रत्याशी राज्यसभा में जीत रहे हैं, इसीलिए ये जो भोज आज रखा जा रहा है। और ये खुशी का माहौल भी है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो है अन्य दल है, चाहे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक हो या फिर आरएलडी हो या समाजवादी पार्टी से कुछ टूटने वाले विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 8 प्रत्याशियों को जिताने को लेकर दिन रात कवायद कर रही है और लगातार जो विपक्षी खेमा है समाजवादी पार्टी उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। यह भी एक जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 2 सदस्य हैं, जिसमें से एक वीरेंद्र चौधरी जो विधायक हैं उनसे भी लगातार संपर्क साधने में लगी हुई है। हो सकता है कि वहां कांग्रेस में भी सेंधमारी हो जाए। चलिए ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए सभी विधायकों को यहां पर डिनर पर बुलाया है और ऐसे में अब सीटों को लेकर यहां पर मंथन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 7वें समन पर ईडी समक्ष पेश न होने पर कहा वे चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा ना रहें। जब ईडी खुद कोर्ट गई, क्या उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट के आदेश का इंतजाम करे, समन पर समन भेज रहे हैं। कई जगह से संदेश आए हैं, उनका उद्देश्य है कि हम गठबंधन तोड़ दें। हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। आपने अपने बयान में कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च को है। ऐसे में रोज समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। दरअसल ईडी ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा था, जिसके मुताबिक उन्हें आज ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे।
अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो, गठबंधन। चलिए ठीक है, ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। दिनेश जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी दिनेश जी, जैसे कि ईडी हम अगर बात करें तो 3 समन के बाद गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल पर हाथ अभी ईडी नहीं डाल पा रही है। इसका न्यायिक पहलू आखिर क्या है? नमस्कार काजल जी। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस टाइम चुनाव के मद्देनजर जो है किसी भी पहलू को इस तरह अनछुआ नहीं छोड़ना चाहते केजरीवाल जी, और किसी न किसी तरीके चाहते हैं कि जिस भी मुद्दे से इनको माइलेज मिल पाए तो उसी को उस माइलेज को लेने के उसमें रहते हैं हमेशा। तो देखिए, अभी जैसे कि इससे पहले से कि एक तरह से अब ये क्या बोलेंगे, जो सीएम सोरेन जो थे तो उन्हीं की राह पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, और एक तरह से कि चित्र मेरी पार्टी मेरी वाली बातचीत है। अगर पहले इससे पहले इन्होंने रायशुमारी दिल्ली में करवाई थी भी, मैं जैसे अगर जेल अगर जाता हूँ तो क्या मैं जेल से अपनी कैबिनेट चलाऊंगा। उसके बाद जैसे दोबारा फिर उन्होंने अभी जैसे थोड़े दिन पहले आतिशी जो है इनकी मंत्री, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है जल्दी जो है हो सकता है 3-4 दिन के इनको गिरफ्तार कर लें। तो उसका कहीं ना कहीं इनको कि अपना सुखबगाट कहीं मिली हो, या सुखबगाट क्या जानबूझ के एक तरह से देखिए जो अब जैसे कि 2014 में जब 2015-16 में जब आए थे तो उससे पहले बोला करते थे कि जो व्यवस्था है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक तरह से देशद्रोही है। तो अब लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। तो एक तरह से इनको ये लग रहा है कि ठीक है, अगर अवॉइड कर रहा हूं तो उससे मुझे जनता जो है हीरो समझ रही है कि ठीक है कि मैं कि जैसे एक तरह से पूरी तरीके से मोदी सरकार को टक्कर देने वाला हूँ, और इस तरह क्रूसेडर के तौर पर जो है कि बिल्कुल कि पूरे तरीके से मैं हर व्यवस्था को मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। और उस तरीके से कि अगर एक तरह के उकसाने वाला ये हो गया कि ठीक है गिरफ्तार कर सको तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, और गिरफ्तार अगर कर ले तो उसका माइलेज ये मिल जाए कि ठीक है भाई ऐसा कि मैंने कोई गलत नहीं किया था और मैं हमेशा सामने टक्कर देता रहा, इसलिए मुझे करके जो गिरफ्तार कर दिया गया। जबकि सच्चाई है कि अगर कुछ तथ्य अगर नहीं होता काजल जी तो अभी तक जो है इतनी बार जो है सम्मान तो नहीं आते। और सम्मान देखिए एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें देखिए कोई भी नहीं बच सकता। अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री जो है, इन दोनों के भी यूपीए सरकार के समय में दुनिया भर के सम्मान भी आते थे, और गृह मंत्री तो जो है वो जेल भी जा चुके हैं, और बिना किसी फैनफेयर के, बिना किसी ढोल तमाशे के वो चुपचाप उन्होंने अपनी जो है न्याय प्रक्रिया पूरी की, जेल भी गए, वापस आके अपना कार्यभार भी दोबारा संभाला। लेकिन इस तरह का ढोल तमाशा नहीं हुआ। दूसरी बात, जहां तक ये बोलते हैं कि ठीक है कि ईडी इनको या इनफॉर्मल तरीके से और गठबंधन तोड़ने के लिए अगर बोला जा रहा है तो इस बारे में सबूत पेश करें, क्योंकि इससे पहले जैसे इन्होंने एक शगुफा छोड़ा था और उसके बारे में जैसे लेकर के अपने जैसे कि अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था उसको पास करने का उसमें इन्होंने शगुफा बीच में किया था, जिसमें इन्होंने किया कि ठीक है भाई, इन्होंने बोला कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ ऑफर दे करके और सरकार तोड़ने की कोशिश में है भाजपा। तो अगर देखिए कोशिश अगर थी तो कोशिश कामयाब क्यों नहीं है? अगर इस तरीके से आपके विधायक भी चाहते थे और भी चाहती थी तो इस तरह की कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो पाई? तो बड़ी अजीब सी बात है। अब अभी दोनों तरीके बात ही कर रहे हैं, जैसे अगर गिरफ्तार हो गए तो मैं हीरो और गिरफ्तार नहीं हुआ तो भी मैं हीरो। लेकिन कानूनी पहलू इसका जो है गंभीरता से अगर देखा जाए तो ईडी भी कब तक देखिए अपनी तरीके से जो है उसके लिए वेट करे, क्योंकि देखिए कानून जैसे कि कोर्ट की प्रक्रिया जो है काजल जी एक अलग जगह पे है, लेकिन ईडी या सीबीआई जो उनके देखिए एक न्याय सम्मत प्रक्रिया होती है। कुछ ही पूछताछ जैसे जो होती है तो उसमें एक एयर टाइट केस बनाने के लिए और उसमें बिठा के आमने सामने जो सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया या जैसे फोन का एविडेंस हो गया या किसी व्यक्ति के सामने बिठा के बातचीत करनी है, तो उसके लिए इनको सामने बिठा करके बातचीत करनी पड़ेगी, उसके लिए इनको आना पड़ेगा उसे। अगर वो अवॉइड करेंगे तो आगे देखिए इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगे उसकी भी माइलेज लेने के चक्कर में। तो ये चीजें मैं ठीक नहीं समझता, और कानूनी जो व्यवस्था जो है तो उनका पालन करना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो प्रक्रिया जो भी है और ईडी सीबीआई जो भी है उनका सबका सम्मान करना चाहिए, और जो भी इनको सम्मान बोलते हैं उसको पूरा पालन करके और टाइम पे उनको उपस्थित होकर के, और अगर बेगुनाह है तो इनको अपना बेगुनाही का सबूत जो है पेश करके और आराम से जो भी जैसे प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करना चाहिए, उससे अलग हटके उसे इतर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन अगली सुनवाई जो है वो 16 मार्च को है, क्या लगता है गिरफ्तारी हो पाएगी? अगर देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि ये तो एक तरह से उकसाने के उसमें काम कर रहे हैं। उकसाने का मतलब ये हो गया कि देखिए कानूनी प्रक्रिया है, जैसे कि इससे पहले सीएम सोरेन थे, उनको भी 8 बार 9 बार सम्मन दिया गया था, लेकिन जब वो नहीं हाजिर हुए और किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं कर रहे थे तो मजबूर होकर के उनको गिरफ्तार करना पड़ा। उसी प्रकार से अगर ये कॉपरेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए जो ईडी है तो उनको भी अपने तरीके से अपनी न्याय सम्मत जो कार्रवाई है उसको करनी पड़ेगी, और गिरफ्तार होंगे तो उसमें अगर माइलेज लेने के चक्कर में तो ये मैं गलत समझता हूँ। बाकी अभी के हिसाब से जो प्रक्रिया जो है वो उसको अगर फॉलो कर ले या अपने तरीके से कोई साक्ष्य जो प्रस्तुत करने इनको, या जो भी जैसे कि क्वेश्चनर जो ईडी ने भेजा है, क्योंकि उन्होंने ईडी ने यहाँ तक भेजा कि ठीक है कि आप अगर नहीं आ पा रहे तो हम लोग आ जाते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। उससे पहले क्राइम ब्रांच जो थी वो भी जब आए तो उसको भी अवॉइड करते हुए नजर आए।
तो ये ठीक ठाक नहीं है इस तरीके से करके। जैसे अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल इनके लिए बढ़ेंगे। अभी के हिसाब से ये नजर आता है, यही प्रतीत होता है। बाकी हम लोग आगे देखते रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, यहाँ पर ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने ये जानकारी दी। दरअसल धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग अब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिफ्ट किया जाएगा। सीएम यादव ने इसे लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं। अब जल्द ही इसे शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि मुख्यालय की शिफ्टिंग के पीछे प्रशासनिक कार्य सुविधा के साथ सिंहस्थ की तैयारियों का कारण भी बताया गया है। गौरतलब है कि यह सचिव संचालनालय प्रदेश में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मेलों का आयोजन करवाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हर 12 साल में उज्जैन सिंहस्थ का आयोजन होता है। इस बार 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होना है। सिंहस्थ के आयोजन में धर्मस्व विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में इसका मुख्यालय उज्जैन में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में यह विभाग भोपाल के सतपुड़ा भवन में संचालित हो रहा है। क्योंकि वहां आने वाले, क्योंकि महाकुंभ आने वाला है, उस दृष्टि से, तैयारियों की दृष्टि से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के निर्देशानुसार उसको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सर, वो भी डिपार्टमेंट वो भी वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा या मेला प्राधिकरण महीने की तरह संचालित होगा? अभी तो विभाग शिफ्ट करने का है, स्थायी तौर पर वहीं संचालित रहेगा। अभी तो रहेगा महाकुंभ तक। सिंहस्थ के बाद वापस होगा क्या? अभी उसके बारे में अभी नहीं कह पाएंगे, लेकिन अभी महाकुंभ तक। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला, और ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं सत्यम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उज्जैन से ही आते हैं, बाबा महाकाल की नगरी से ही डॉक्टर मोहन यादव आते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब मोहन यादव का सीधा फोकस उज्जैन पर नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जो उनका लगातार फोकस उज्जैन की तरफ है। 2028 में जो सिंहस्थ होना है उसको लेकर के, समुचित व्यवस्थाओं को लेकर के ये फैसला लिया गया है। अब धर्मस्व जो संस्कृति और जो धर्मस्व विभाग है का जो है वो अब उज्जैन में शिफ्ट होगा। इसके साथ साथ खेल जो मेला प्राधिकरण है उसको भी शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। हालांकि मेला प्राधिकरण में अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन जो बाकी सांस्कृतिक विभाग है उसको शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जो आयोजन है 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होगा, उसमें माना ये जा रहा है करीब 30 करोड़ की जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे, और 5000 करोड़ का जो बजट रखा गया है वो भी आगे चल के बढ़ेगा। हालांकि लेकिन पिछली बार की बात करें तो करीब 14 करोड़ की करीब श्रद्धालु आए थे और 4,500 करोड़ का बजट लगा था। तो इन सब बातों को समुचित व्यवस्था और सही व्यवस्था बनाने के लिए जो विभाग है उसका ट्रांसफर किया गया है। और देखिए, उज्जैन में जाने से कहीं की व्यवस्थाएं भी तंदुरुस्त होगी, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ही वो क्षेत्र है। ऐसे में जब विभाग वहां जाएगा और 2028 में ये सिंहस्थ का सम्मेलन किया जाएगा, महाकुंभ होता है 12 साल में एक बार, तो इसमें व्यवस्थाओं को तंदुरुस्त रखने के लिए उन सब बातों को लेकर के बिल्कुल सत्यम, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे उज्जैन मध्य प्रदेश की राजधानी बनता जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पहली कैबिनेट जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की हुई थी वो भी पहली कैबिनेट उज्जैन में ही हुई थी। तो हर कार्य यहाँ पर उज्जैन से किया जा रहा है। सत्यम, चलिए वापस रुक करेंगे, सहयोगियों को हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 2024 आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन लंच से पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकार की 40 बड़ी उपलब्धियों को बताया। अभिभाषण में कहा गया कि उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया है। बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही
कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। साथ ही राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण समाप्त होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के लिए विपक्ष को विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने सूचित किया था। वहीं दूसरी ओर सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में आहूत करने से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नाराज हैं। इस दौरान गांधी पार्क में 1 घंटे का उन्होंने मौन व्रत रखा। हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडक। अगर सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है तो ये हिमालय राज्य की अवधारणा का अपमान करना हुआ। जिस प्रकार से आज बजट सत्र का शुभारंभ हो गया है और माननीय राज्यपाल जी ने जिस प्रकार से आज सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपना अभिभाषण दिया, मैं सरकार की ओर से उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। और निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी का जो मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए उनका भाव रहता है और जो उनके अभिभाषण में भी परिलक्षित हो रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे सरकार की ओर से मैं उनका बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक शब्द प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, जिसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। वही आधे घंटे तक। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी सतीश का रुख करेंगे। हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, इस बजट से लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास क्या किया जा रहा है? जी, हम बात करें लोकसभा चुनाव की या विधानसभा बजट सत्र की, तो आज जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ, उससे ये लग रहा है कि मतलब राज्यपाल भी काफी खुश हैं प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से। तो जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण, काफी उपलब्धियां गिनवाई उन्हीं राज्यपाल सरकार की, काफी बातें हुई, काफी चर्चा करी राज्यपाल ने, काफी जितनी देर उनका अभिभाषण हुआ तो काफी सरकार की काफी उन्होंने तारीफ करी है कि माननीय राज्यपाल भी काफी प्रभावित हैं सरकार के कामकाज से। ये बात करें प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को, महिलाओं को, अन्य लोगों को इस बजट सत्र को लेकर काफी लुभाना चाह रही है, काफी वो करना चाह रही है कि जिस तरीके से युवा या अन्य पिछड़ा वर्ग जो है भाजपा को बढ़ाए और सरकार इसलिए उनको बढ़ावा देना चाह रही है। जी बिल्कुल सतीश, 40 उपलब्धियां यहाँ पर रखी गई हैं। 40 उपलब्धियों में से कौन कौन सी प्रमुख उपलब्धियां यहाँ पर नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से मुख्य तो है सरकार का यूसीसी, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर कहा, यूसीसी हुआ, शिक्षा हुआ, काफी ऐसे मुद्दे हैं उनको अभिभाषण में जिस तरीके से राज्यपाल ने खास करके यूसीसी और बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर जिस तरीके से सरकार ने, राज्यपाल ने सरकार की पीठ थपथपाई, उससे ये लगता है कि काफी हद तक चाहे प्रदेश की जनता हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, काफी बार केंद्र ने भी आश्वासन, काफी पीठ थपथपाई है धामी की कि जो प्रदेश में कार्य हो रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार भी संतुष्ट है। और यहाँ पे युवाओं को भी जिस तरीके से राज्य सरकार हर महीने कुछ न कुछ तोहफा दे रही है, यहाँ बैठक से निकल रही और उनको प्रश्न नियुक्ति पत्र बांट रही है, तो उससे ये लग रहा है कि युवा या महिलाएं काफी हद तक जो है सरकार के पक्ष में है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं नाराज हुए, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और ऐसे में राज्यपाल ने यहाँ पर 40 बिंदुओं पर भी अपनी बात रखी। इसके साथ ही 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।